दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी से ज्योग्राफी। और ये जो शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 क्लास से, और बुक का नाम हो जाएगा पृथ्वी हमारा आवास। वैसे में दोस्तों, बिहार में 4 से 5 से एग्ज़ाम के फॉर्म डाले गए हैं, और साथ ही में बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है। सारे एग्ज़ाम को माइंड में रखकर आज से मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी से शुरू कर रहा हूँ। वैसे बहुत लोगों को मैसेज आ रहा था कि सर ज्योग्राफी कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा। तो चलिए आज से मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम हो जाएगा सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है। और जितने भी एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ही देखिएगा, पॉइंट में डाल दिया हूँ कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात, तो इसको क्या बोलते हैं? तो पूर्णिमा बोलते हैं। एकदम मेरे साथ आपको बोलते चलना है। ठीक है। नए चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ से देखिएगा, दिया गया है कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। देन उसके बाद क्या दिया गया है? दिया गया है कि विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। देन उसके बाद क्या दिया गया है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस में मापी जाती है? तो ये प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है। इसको माइंड में रख लेना है। देन उसके बाद दिया गया है, नोट में दिया गया है कि प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में सूर्य के द्वारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से तय की गई दूरी, यानी कि लगभग 95 खरब किलोमीटर है। ठीक है। इसको याद रखना है। देन उसके बाद दिया गया है कि विभिन्न खगोलीय पिंड हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देती? सिंपल बात है, दिन में इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि अत्यधिक तेज प्रकाश के वजह से, कारण से नहीं दिखाई देती है। जैसे धूप आ जाती है, तो आप लोगों को पता है कि धूप इतना तेज होता है कि दिखाई नहीं दे पाता है। ठीक है। इस वजह से नेक्स्ट दिया गया है कि वे खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, और जिनकी अपनी स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं तारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो तारे बोलते हैं। नेक्स्ट है सूरज है, तो क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तारा है। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा ये है। ठीक है। देन उसके बाद नोट में दिया गया है कि सूर्य गर्म गैसों का एक विशाल पिंड है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारा का मतलब क्या होता है, तो जिनके पास स्वयं का अपना ऊष्मा और प्रकाश, यानी कि हीट और लाइट दोनों होता है, तो सूर्य के पास है, इसलिए सूर्य एक तारा है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। देन उसके बाद क्या दिया गया है? दिया गया है कि सूर्य का निर्माण मुख्यतः किन गैस से हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक हाइड्रोजन, एक हीलियम, दोनों यार हुआ है सब। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिलकर सूरज का जो रोशनी होता है उसका निर्माण करते हैं। देन उसके बाद क्या दिया गया है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने। ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोपरनिकस ने। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक है। एक एक चीज़ को आपको माइंड में रखते चलना है। इसके बाद जाकर बुक पढ़ लेना है, और बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद दिया गया है कि आरसा मेजर, बिग बियर किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। ठीक है। किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल के। देन उसके बाद दिया गया है कि सप्त ऋषि मंडल, जिसको बोल सकते हैं 7 तारों का समूह, किस नक्षत्र मंडल का है? तो यही आरसा मेजर का है। ठीक है। याद रखना है। उसके बाद दिया गया है कि यूनान, यानी कि ग्रीस में 7 तारों के समूह को कहा जाता है डिपर या स्मॉल बियर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डिपर या स्मॉल बियर कहा जाता है। देन उसके बाद दिया गया है कि उत्तर दिशा का निर्धारण करने वाला तारा, तो याद रखिएगा ध्रुव तारा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। जब भी
उत्तर दिशा को जो निर्धारित करता है उस तारा को समझ जाइए कि अच्छा ये तो ध्रुव तारा है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है कि किसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तऋषि की सहायता से। सप्तऋषि का मतलब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी कि सप्तऋषि का मतलब होता है 7 तारों का समूह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन उसके बाद दिया गया कि वे खगोलीय पिंड जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि तारा के प्रकाश से अपने पास नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं प्लानेट या ग्रह बोलते हैं या उपग्रह बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है कि प्लानेट ग्रीक भाषा के प्लेंटाइन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला, याद रखना है। यानी कि चारों ओर घूमने वाला, उसी को तो प्लानेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। कहने का मतलब ये कोई हो गया, और इससे अगल बगल जो घूम रहा है उसी को ग्रह बोलते हैं। उसके बाद दिया क्या है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो दोस्तों याद रखना है 8 होते हैं। कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, एकदम याद रखना है। सौरमंडल में शामिल होते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन में रहेगा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि वगैरह। तो एक से अधिक या ऑल आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का सही क्रम है। दूरी के अकॉर्डिंग याद रखना है, किसके अकॉर्डिंग, तो ये दूरी के अकॉर्डिंग, तो याद रखना है दूरी के अकॉर्डिंग जाइएगा तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक साथ याद रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कैसे याद रहेगा, बुध के बाद क्या होता है, जैसे हम लोग दिन याद करते हैं सप्ताह, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो हर दिन के बाद एक गैप दे देना है। जैसे कहने का मतलब यहाँ बुध हो गया, ठीक है, तो बुधवार के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार, तो इसको छोड़ देना है, शुक्र, ठीक है। फिर शनि, शनि के बाद क्या होता है, रवि, तो रवि को हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है। फिर सोम, सोम को छोड़कर मंगल पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मंगल के बाद क्या होता है, बुध, तो बृहस्पति आ गया। तो इस तरह से करके इसका एक ट्रिक हो जाता है। हाँ, नहीं तो जिनका भी इंग्लिश मीडियम होगा तो इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी नाम देखिएगा तो मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, ऐसे करके याद रख सकते हैं, नेपच्यून। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, अच्छा से देखिएगा, दिया गया है कि वे ग्रह जो सूरज के बहुत नज़दीक है और चट्टान के बना होता है, मेन पॉइंट यही है। तो जैसे ही चट्टान के बने होते हैं देगा, तो याद रखिएगा उसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, अंदर का। और जैसे ही बोल देगा कि वे ग्रह जो सूरज से बहुत दूर है और वे बहुत बड़े आकार और गैस व तरल पदार्थ से बना हुआ है। जैसे गैस और तरल पदार्थ बोलेगा तो बोल दीजिएगा अच्छा बाहर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आंतरिक ग्रह के बारे में पूछेगा तो चट्टान के बना हुआ होता है, और बाह्य ग्रह के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा ये तो आकार में बड़ा है लेकिन गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं, उसको बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा माइंड में होना चाहिए कि यांत्रिक ग्रह ये बाह्य ग्रह है, तो दोनों में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ से देखिए आंतरिक ग्रह के 2-3 नाम होते हैं, एक आंतरिक ग्रह बोल सकते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि पृथ्वी सदृश ग्रह बोल सकते हैं, या पार्थिव ग्रह बोलते हैं, तीनों याद रखिएगा। और इसमें जो आते हैं 4 कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि स्टार्टिंग के 4। उसी तरह बाह्य ग्रह को बोलते हैं बृहस्पति, यज, जोबलिन ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको भी 4 रखते हैं, कौन कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे आंतरिक ग्रह के विशेषता के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और उसके बाद देखेंगे बाह्य ग्रह के विशेषता के बारे में, ठीक है। तो अच्छा से आप लोग समझिएगा। देखिए आंतरिक ग्रह तो समझ में आ गया होगा, चट्टान से बना हुआ होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है। तो इसका जो है यहाँ विशेषता दिया गया है, अच्छा से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है कि ये सूरज के बहुत नज़दीक होता है, तो आंतरिक का मतलब ही हो गया नज़दीक। लेकिन उसके बाद दिया गया इसका आकार छोटा होता है, जब सूरज के नज़दीक है तो आकार इसका छोटा। अब देखिए इसको रट्टा नहीं मारना है, एक ट्रिक लगाना है, सूरज के नज़दीक है तो जल के छोटा हो जाता है। उसके बाद याद रखिएगा ये चट्टान के बना होता है, यानी कि तरल पदार्थ कोई भी वहाँ पे देखिएगा जब गर्म होता है तो सूख जाता है, चट्टान बन जाता है, ऐसे याद रखना है। देन उसके बाद इसका जो घनत्व देखिएगा, डेंसिटी, वो अधिक होता है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे बाह्य ग्रह के विशेषता के बारे में। तो दोस्तों बाह्य ग्रह के विशेषता के बारे में दिया गया है। सबसे पहले ये तो सबसे पहले जैसे वो सूर्य के नज़दीक था तो ये दूरी दूरी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद याद रखिएगा इसका आकार जो होता है बड़ा होता है। उसके बाद याद रखिएगा ये गैस तरल पदार्थ के बने होते हैं। देन उसके बाद याद रखिएगा इसका डेंसिटी जो होता है कम होता है, ठीक है। तो कभी भी पूछ लिया जाता है कि बाह्य या आंतरिक ग्रह का डेंसिटी कम होता है, तो याद रखिएगा कि बाह्य ग्रह का जो है डेंसिटी कम होता है, ठीक है। देन उसके बाद याद रखिएगा सौर मंडल के केंद्र में स्थित क्या स्थित है, तो यहाँ से याद रखिएगा ये सूर्य या सौरमंडल का मुखिया याद रखिएगा, ठीक है। एकदम माइंड में इसको बैठा लेना है। देन उसके बाद देखिएगा सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सिंपल बात है, सिर्फ सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा आता है हम लोग के पास, तो यही तो एक स्रोत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आइए केंद्र में क्या है, तो सूर्य और उसी को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। प्रकाश और ऊष्मा के एकमात्र स्रोत है तो सूर्य ही है, एकदम दिमाग में रखना है। देन उसके बाद क्या दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर। दिया गया कि सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जो चक्कर लगाते हैं उसका कक्षा हो गया या दीर्घ वृत्ताकार में, ठीक है। पूछेगा आकार कौन सा, तो दीर्घ वृत्ताकार, और कहाँ पे, अपने कक्षा में, सिंपल बात है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा आपके बुक के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है ग्रह का नाम, ठीक। देन उसके बाद याद रखना है कि उसका घूर्णन काल। देन उसके बाद हम लोग को याद रखना है परिक्रमण काल। तो ये खुद के बुक में जाइएगा तो एक बुक में दिया गया है, आपको नया अपडेट के साथ याद कर लेना है। वैसे एक बार बता देता हूँ, याद रखिएगा। देखिए बुध के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा बुध जो है घूर्णन करता है 59 दिन में, लेकिन परिक्रमण करता है 88 दिन में। तो बुध के याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुक्र के बारे में तो नहीं पूछता है, लेकिन बुध याद रख लीजिएगा। बाकी आपको क्या करना, अपने पेज से पढ़ लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ठीक है। और इसको क्या करना है, अपने पेज पे लिख लेना है। जैसे आपको इच्छा बुक होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए आकार व आकृति में समानता होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा, जब आकार और आकृति एक ही जैसा दिखाई देता है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी के बहन भी बोल सकते हैं उसको शुक्र। यानी कि शुक्र और पृथ्वी आकार और आकृति में बड़ा मतलब सेम होते हैं, ठीक है। यम जिसको बोलते हैं प्लूटो को सौर परिवार से हटाकर बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। तो ये कब पूछ सकता है, कब, तो याद रखिएगा 2006 में। किसके द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से देख लेंगे, दिया गया है कि ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और दूसरे पिंड का रास्ता भी काट लेता है, तो इसलिए तो बौने ग्रह में ये क्या करता है, यम या प्लूटो जिसका नाम है, ये क्या करता था, अपने कक्षा में चक्कर लगाता था और साथ में क्या करता था, किसी और के कक्षा में चला जाता था, टकरा जा रहा था। इसीलिए इसको निकाल कर बौने ग्रह में डाल दिया गया 2006 में, ठीक है। याद रखिएगा। दिन उसके बाद क्या दिया गया है कि सूत्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सब जितने भी है इसको क्या बोलते हैं, लघु पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लघु पिंड बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, बढ़िया से सुनिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, तो अच्छा से यहाँ से ध्यान में रखना है। दिया गया कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान क्या है, तो सिंपल बात है ना, तीसरा, ठीक है। आप काउंट कर लो, तीसरा हो जाएगा, लेकिन याद रखना है दूरी के हिसाब से। देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसको याद रखना है, और इसलिए इस आकार को क्या बोलते हैं, भूआब या पृथ्वी के आकार के समान। तो ऐसे याद रखना ना, भूआब इसको बोलते हैं। चपटी है ध्रुव के पास, इसीलिए इसको भूआब बोलते हैं। देन उसके बाद यह गया कि आकार के हिसाब से ग्रह में पृथ्वी का स्थान तो ये पांचवा है। जब बोलेगा आकार के हिसाब से तो पांचवा, अगर बोलेगा दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा हुआ है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दिया गया है कि नीला ग्रह
कहा जाता है, नीला ग्रह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को बोला जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है तो ये पृथ्वी को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या रीज़न है? तो याद रखिएगा, जल की अधिकता के कारण लगभग 70 से 71% भी जल है, इसीलिए नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी का औसतन तापमान याद रखिएगा, तो ये औसतन अगर पूछेगा एवरेज में तो 15 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। वे ग्रह जो खगोलीय पिंड को ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जब चक्कर लगाते हैं उसी को तो उपग्रह बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह से याद रखिएगा ये चंद्रमा, ठीक है। इसलिए चंद्रमा नज़दीक दिख जाते हैं क्योंकि पृथ्वी के आसपास ही है, ठीक है, याद रखना है। देन उसके बाद याद रखिएगा, ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं उनको बोलते हैं बुध व शुक्र बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, नोट में एक छोटा सा पॉइंट है और VVI है, इससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या दिया गया है? दिया गया है कि शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, वहाँ भी नदियाँ और जलाशय है, और धरातल पृथ्वी के जैसा ही है, और उनके वायुमंडल में प्रमुख गैस क्या होता है? नाइट्रोजन है, और यहाँ जीवन की संभावना है, जताया जा रहा है अभी, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो शनि के, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटन जो है ना वहीं पे। नेक्स्ट क्या दिया गया? दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के क्या है? तो 1/4 है। उसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के चंद्रमा की दूरी, तो याद रखिएगा 3,84,400। लेकिन उसके बाद क्या दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है तो लगभग 27 दिन में, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एकदम एग्जैक्ट कोई पूछेगा तो 27.3 दिन। उसी तरह याद रखिएगा, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। जब बोलेगा कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा तो 27, लेकिन वहीं बोलेगा अपने अक्ष पर, तो वो भी याद रखिएगा 27 दिन, यानी कि लगभग 27.3%, ठीक है, 27.3 दिन में। नोट में देखिएगा, दिया गया कि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण गति एक समान है, जिसके कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा के केवल एक ही वक्त दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि दिया गया कि चंद्रमा की सतह पर स्थित क्या क्या है? तो ये पर्वत, मैदान और गड्ढे की तरह सतह पर छाया बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन। तो सिंपल बात है ना, हम लोग देखते हैं तो गांव में बहुत सारे लोग कुछ कुछ बोलते हैं कि क्यों आखिर उस तरह से दिखाई देता है, लेकिन मेन अगर देखिएगा रीजन, तो क्या है? तो रीजन यही है, पर्वत पठार और गड्ढे है, इसलिए। दिया गया है कि बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को कहते हैं क्या? शुक्ल पक्ष कहते हैं, या द्वितीय पखवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को कहते हैं कृष्ण पक्ष या प्रथम पखवाड़ा बोलते हैं। लेकिन उसी के बाद दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के था? ये अमेरिका के। दिया गया कि चंद्रमा पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन था। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला भारतीय, तो कोई नहीं था। लेकिन अगर अंतरिक्ष बोल दिया जाए तो राकेश शर्मा बोल सकते हैं, पंजाब का पटियाला 1984 में। और वहीं पर पूछ दिया जाए कि अंतरिक्ष में, तो ये तो हो गया, लेकिन ये भारतीय था, राकेश हो गया। लेकिन महिला बोलेगा तो कल्पना चावला 2003 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तारों, ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। लेकिन अगर बोल देगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़ा होते हैं, उसको उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। नोट में दिया गया है कि वायुमंडल के मध्यमंडल में घर्षण के उपरांत में गर्म होकर जल उठते हैं और ये अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। दिया गया कि उल्का पिंड में बना बैरिंजर क्रेटर स्थित है, ये अमेरिका के जाइएगा एरिजोना में, वहाँ पे है, ठीक है, याद रखिएगा। दिए गए क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं कहाँ पे? तो याद रखिएगा एकदम VVI, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। लाखों तारों का समूह आकाशगंगा या गैलेक्सी बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि लाखों आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। दिया गया कि हमारा सौरमंडल की आकाशगंगा का भाग है, तो मिल्की वे, या फिर उसका नाम हो जाता है एरावत पथ या मंदाकिनी आकाशगंगा का सर्पिलाकार घूमती, याद रखिएगा। दिया गया है कि अन्य प्रमुख आकाशगंगाएं, ठीक है, तो बहुत सारा है, आपके बुक में नहीं दिया होगा,
लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बृहद करके है, लघु करके, आरसा माइनर है करके, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया गया है कि धूमकेतु, जिसको पुछल तारा भी बोलते हैं, का सिर हमेशा होता है सूरज की ओर, और पूंछ जो होता है विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब कोई चिड़िया उड़ के सूरज की ओर जा रही है तो पूंछ हमेशा विपरीत और पीछे की ओर होता है। दिया गया कि हेली पूछल तारा सर्वाधिक चर्चित लगभग कितने वर्ष के पश्चात दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। नोट में दिया गया है कि हेली पूछ से तारे अंतिम बार देखा गया था, तो देखिए एक बार 1986 में देखा गया था, तो फिर लगभग हम लोग को अगर काउंट करेंगे तो 62 में देखा जाएगा, ठीक है। दिए गए कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ठीक है, इसको एकदम वीवीआई। तो 2 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। एक तो बताया हूँ कि जो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, इसको याद रखना है। देखते हैं, और चैप्टर का नाम हो जाएगा अक्षांश व देशांतर हो जाएगा, ठीक है। और पहला ही पॉइंट दे दिया गया है, क्या हमारी पृथ्वी गोलाकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? तो यहाँ दे दिया गया उसका रीजन। रीजन अगर आपको बताना होगा तो बोल सकते हैं, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर देखिएगा तो थोड़ा चपटी मिल जाए, और मध्य में देखिएगा तो उभरी हुई है, इसलिए, ठीक है। तो क्या बताइएगा, जैसे एप्पल होता है, और एप्पल में देखिएगा ऊपर और नीचे देखिएगा तो वो थोड़ा सा चपटी हुई है, और बीच में देखिएगा तो ऐसे उभरी हुई है, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है कि ग्लोब क्या है? तो सिंपल है, ग्लोब आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे कहने का मतलब सेम पृथ्वी पर जो है ग्लोब पर दिखाया गया, लेकिन छोटा में। जैसे आपका फोटो हो जाता है, कोई खींच लेता है मोबाइल में, और मोबाइल में आप देखते हैं तो उतना तो बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो सेम वही मोबाइल हो गया आपका ग्लोब, और इंसान हो गया पृथ्वी, ठीक है, राइट, समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का अक्ष क्या है। तो सिंपल वे में यहाँ दे दिया गया है, एकदम अच्छे से आपको सुनना है, ठीक है। दिया गया है कि एक काल्पनिक रेखा जिससे सहारे पृथ्वी पश्चिम पूर्व की ओर घूर्णन करता है। सिंपल बात में आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगा, ठीक। उसको ग्लोब बोलते हैं। ऊपर और नीचे देखिएगा तो वहीं अक्ष हो जाएगा, और उसी के सहारे घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से अच्छा से देखिएगा। दिया गया कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिसके सहारे सुई या अक्ष गुजरती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल में यहाँ देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक, राइट, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से समझ लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। दिया गया है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? तो सिंपल वे में, जैसे ये पृथ्वी हो गया और बीच में देखिएगा एक लाइन खींचा गया है, तो उसी को ये 0 डिग्री बोलते हैं, उसको इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है? अच्छा से आपको समझ लेना है। चलिए, नोट में दे दिया गया है, और नोट को अच्छे से देखिएगा आप। नोट में दिया गया है कि उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी, और नीचे में देखिएगा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इसी में ना, जैसे ये हो गया ग्लोब, और इसको देखिएगा बीच में जब ये काट रहा है तो ऊपर वाला को उत्तरी और नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, जल्दी बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो बोलते हैं अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा बोलते हैं, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितना है, तो आपको बता देना है कितना है। तो 181, कैसे? तो 90 ऊपर और 90 नीचे, और बीच में 0 डिग्री जो है उसको भी काउंट कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन और दे दिया गया है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दर्शाता है, तो जो उत्तरी ध्रुव है ना वही दर्शाता है, और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है उसको दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। समझ में आ गया होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री देखिएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि विषुवत वृत्त से देखिएगा ऊपर, यानी कि उत्तर की बात कर रहा है, और दक्षिण की सभी समानांतर रेखा कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, ये अक्षांश कहलाता है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत लगेगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। यहाँ पे अच्छे से समझना है, ठीक है। दिया गया है कि महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखा है, ठीक है, समानांतर देखिएगा। तो सबसे पहले विषुवत वृत्त देखिएगा तो ये 0 डिग्री होता है, सिंपल है। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा तो दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव क्या है, तो 90 डिग्री वाले को, और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री वाले को, ठीक है। ये चीज़ आसानी से यहाँ से दे दिया गया है। अब कोई पूछेगा कर्क रेखा और मकर रेखा, तो एक साथ समझना है।
कर्क रेखा देखिएगा तो ऊपर 23.5 डिग्री होता है उत्तरी अक्षांश, और नीचे देखिएगा मकर रेखा 23.5 डिग्री और क्या होता है, दक्षिणी अक्षांश होता है। उसी तरह उत्तर वृत्त और दक्षिण वृत्त के बात कर लेता है, ध्रुव वृत्त के, तो 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री के बात कर लेता है। तो अच्छे से इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है और अपने कॉपी पे लिख लेना है, उसको समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, मैं बोला था ग्लो पर बता दूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा जो 0 डिग्री यहाँ से चल रहा है, तो यही इक्वेटर है, ठीक है। और कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा ऊपर वाले को बोलते हैं जो उत्तरी ध्रुव में है, और मकर रेखा बोलते हैं नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है 66.5 डिग्री, इसी को उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं, याद रखिएगा, है इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। लेकिन अगर आप पूरे से जाइएगा तो 90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे, ये जो मिल जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, दिया गया है कि वर्ष में कम से कम एक बार, देखिएगा वर्ष में कम से कम एक बार सूरज की जो किरण होता है पड़ती है कहाँ पे, तो दोस्तों याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। जैसे एग्जांपल में बता ही देता हूँ फिर से, यहाँ देखिए कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ये पड़ता है इक्वेटर, यहीं पे पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट दिया गया है, दिया गया कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी मकर रेखा के दक्षिणी ध्रुव तक जाने पर देखिएगा तिरछी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, तो तिरछा हो जाता है। उसी तरह देखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आपसे बोल दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जो मैं खींच रहा हूँ बस इसको उष्णकटिबंधीय बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ से नोट में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दिया गया है कि सूर्य की सीधी किरणों के कारण ये क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय बोल रहा है तो इसी की बात कर रहा है। उष्णकटिबंधीय जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जगह होता है, यानी कि 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है, और तथा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा मैं बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो हो गया डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस हो गया इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है यह माध्यम तापमान वाला क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य का किरण तो सीधे पड़ रहा है इक्वेटर पर, लेकिन उसके बाद नीचे जैसे ही जाएगा तो माध्यम हो ही जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक जब जाएगा इसको शीत बोलते हैं। अब इसको मैं बता देता हूँ, जैसे आप देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ से ये जो लाइनिंग है ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उसी तरह उत्तरी ध्रुव वृत्त ये हो गया, तो यहाँ से नीचे वो जाएगा, ये सिर्फ सिर्फ इतना ही क्षेत्र, और यहाँ जाएगा तो इसको शीत वाला क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, शीत कटिबंध बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें भी नोट दिया गया है कि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, यहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ती है, याद रखिएगा। दिया गया है कि अक्षांश व देशांतर बोल रहा है कि अक्षांश व देशांतर को मापा जाता है, तो क्या चीज़ में मापा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है अंश में मापा जाता है, ठीक है। क्या चीज़ में मापा जाता है, तो अंश में मापा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है इस चैप्टर के, दिया गया है नोट पे एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। दिया गया है कि प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छा से देखिएगा क्या चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ये अक्षांश रेखा के विशेषता के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित के अक्षांश से निम्नलिखित में से अक्षांश से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये विशेषता जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो याद रखिएगा इससे संबंधित होता है, ठीक। क्या क्या है, तो सबसे पहले दिया गया यह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ठीक है, कहाँ से, तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। कैसे खींची जाती है, तो जैसे कहने का मतलब ये तो आपका ग्लोब हो गया, तो ये जो लाइनिंग खींचा जा रहा है, ये जो लाइनिंग खींचा जा रहा है, तो क्या है, पूर्व से पश्चिम ही हुआ, इसलिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये क्षैतिज रेखा है, तो सिंपल बात है ना, ऐसे खींचा जाता है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देन उसके बाद याद रखिएगा ये समानांतर है, यानी कि मध्य की दूरी समान होती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 0 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को छोड़कर सभी रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। ये जो जीरी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान देखिएगा।
यहाँ पे जो है, यहाँ 0 डिग्री यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाता है। बाकी सारे के सारे देखिएगा वो क्या बनता है, पूर्ण वृत्त बनाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे देखिएगा एकदम पूरा गोल हो जाता है, राउंड हो जाता है, तो वहाँ पे तो नहीं बन पाएगा ना। वहाँ पे सिर्फ़ एक समझिए कि डॉट की जैसा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन दे गया है, ठीक है? ये समझिए उत्तरी है, ये समझ लीजिए दक्षिणी है, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर, ठीक है? विषुवत वृत्त से दूर जाने पर क्या चीज़ होता है? तो अक्षांशों का आकार याद रखिएगा, अक्षांशों का आकार जो होता है यानी कि लंबाई घटते जाता है विषुवत वृत्त से। कैसे घटते जाता है तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं और ऊपर वाला को भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ विषुवत वृत्त हो गया तो सबसे लंबा यही होता है। जैसे-जैसे नीचे आइएगा तो राउंड होते जाता है, ये छोटे होते जाता है। देखिए छोटे होते जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, एक डॉट की जैसा हो जाता है, बिंदु के जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट जितना था ये अक्षांश से संबंधित था। फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है, ठीक? क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है? और ये समानांतर होती है, सही बात है, एक दूसरे के समानांतर होती है। उसके बाद ये 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी को छोड़कर बाकी सब रेखा पूर्ण वृत्त बनाता है, बिल्कुल भी सही है। उसके बाद याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त से दूर जाने पर क्या करता है, लंबाई जो होता है ये घटता है, बिल्कुल भी इसको याद रखना है, ठीक है? चलिए हम लोग देशांतर के यहाँ से विशेषता देख लेते हैं, दिन उसके बाद समझ लीजिए चैप्टर अच्छा समझ में आ जाएगा। देशांतर के मतलब क्या हुआ? तो याद रखिएगा ये दोनों ध्रुव जो होता है उत्तरी और दक्षिणी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये जो हो गया तो ये ऊपर नीचे को ऐसे ही आता है, ठीक है? ऐसे, ऐसे तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं, ठीक है? समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है? यानी कि ऐसे जो लाइनें आता है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक? अर्धवृत्ताकार है, तो सिंपल बात है, ऐसे जा रहा है तो वृत्त थोड़ा ना बना रहा है। ये जो जा रहा था राउंड करके तो वो अक्षांश वाला बना रहा था, सिंपल बात है, ठीक है? इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, फ़ील करना पड़ेगा। कैसे? तो देखिए बता देता हूँ। देखिए ये जो ऊपर से लाइनिंग नीचे ऐसे आता है तो ये देशांतर होता है, सिंपल, ठीक है? देशांतर। लेकिन ये जो आ रहा है ना तो सामने से भी आ रहा है और बैक से भी आ रहा है तो इसीलिए राउंड बना लेता है, ठीक? वैसे आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी घटती है। सिंपल बात है, सही बात है। ध्रुव की ओर जाइएगा तो मध्य की दूरी क्या हो जाता है? घटता है। उसके बाद दिया गया है कि सभी देशांतर रेखाएँ 2 पर आपस में मिल जाती है, सही बात है। वो आपस में मिलने के बाद तभी तो डॉट बना रहा है ना यहाँ पे। देखिए मैं बता देता हूँ। जो आएगा ये जो लाइनिंग देखिए ना, ये जो आ रहा है, ये जो लाइनिंग आ रहा है यही तो है और सब आके यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? तो इसका विशेषता यही है, एकदम इम्पोर्टेंट और स्मार्ट, याद रखिएगा, ठीक? नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है कि सभी देशांतर जो है आपस में तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद दिया गया कि सभी देशांतर रेखाएँ की लंबाई जो होता है एकदम समान होता है। तो ये भी सही बात है, ठीक है? समान होता है, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है तो कुल यहाँ पे रेखा जो हो जाता है 360 होता है। कितना होता है? तो 360 होता है, याद रखिएगा। देशांतर कितने होते हैं? तो 360 होता है, आपको इसको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है कि 180 पूर्व और 180 देखिएगा पश्चिम, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि कुल देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा और 180 पूर्व और पश्चिम को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है कि प्रधान यामोत्तर कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है। प्रधान यामोत्तर किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। प्रधान यामोत्तर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से, ठीक? उसके बाद देखिएगा बढ़िया से यहाँ से दिया गया है कि ग्रीनविच में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। कहाँ पे? तो ग्रीनविच में ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक? यहाँ सभी पॉइंट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो याद रखिएगा 180 देशांतर, ठीक है? और इसको पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसको जब तक मैप नहीं रहेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, बस याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया कि पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को विभक्त करता है। तो कौन करता है? तो सिंपल बात है ना, 0 डिग्री, यानी कि उसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर, ठीक है? तो 0 डिग्री तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिल के इसको प्रधान बनाता है और यही 2 भागों में इसको बाँट देता है।
इसको भी याद रखिएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है जैसे लिखा हुआ है ना प्राइम मेरिडियन यही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है, नेक्स्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दिया गया है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो याद रखिएगा कि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, ठीक, सिंपल वे में। उसके बाद क्या दिया गया, यहाँ से देखिएगा, दिया गया कि प्रधान या मोटर पर जिस समय सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी उस समय क्या होता है, तो 12 बजे। जैसे कहने का मतलब किसी भी गाँव के किसी दादा या दादी से आप पूछिएगा, तो पूछा जाता है कि कितना बज रहा है, तो ऊपर देखते हैं लोग, फिर नीचे उनका फरसाई होता है, शैडो, उसको देखकर ये बता देते हैं। तो जब आपका शैडो एकदम सीधे पड़ता है तो याद रखिएगा उस समय 12 बज रहा है, दूर हटेगा तो याद रखिएगा 1, 2, 3 ऐसे करके बजता है, ठीक है। दिया गया हमें सूर्योदय पूर्व से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्यों, तो याद रखिएगा जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है इसलिए, ठीक, याद रखिएगा। दिए गए कि जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व में वहाँ समय होगा, तो याद रखिएगा जब पूर्व में है तो आगे यानी कि जुड़ जाएगा, जब इधर है, जैसे कहने का मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे ये एक लाइनिंग हो गया तो ये पूर्व में हो गया तो ये जुड़ जाएगा, और ये पश्चिम में हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब ये पूर्व में बोलेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये आगे रहेगा, जब ये पश्चिम बोलेगा भैया तो याद रखिएगा ये पीछे हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद याद रखिएगा कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे, तो पूरे आपको राउंड समझ लेना है, तो 360 होता है और 24 घंटा में दिन और रात हो जाता है। तो अब देखिएगा 24 घंटा में दिन और रात, तो वहीं 360 से हम डिवाइड करके निकालिएगा तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो याद रखिएगा 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा दिया गया है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में आगे उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय घड़ी में देखिएगा तो ये 12 बजते हैं, ठीक है। तो ये समय क्या कहलाता है, तो उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 और पॉइंट दिया गया है, दिया है कि किसी भी स्थान का स्थानीय समय का निर्धारण, तो याद रखिएगा तो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली, ठीक है, याद रखिएगा रेखा, और उसके बाद दिया गया जैसे भारत का, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री जो नीचे नीचे ऐसे काट देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 82.5 डिग्री है तो कौन कौन से स्टेट को काटता है। कुछ स्टेट नाम बता देता हूँ, वैसे 5 होता है, ठीक है, MP, ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर का नाम हो जाएगा पृथ्वी की गतियाँ। आपसे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रकार के गति होता है, तो आपको बता देना है। वैसे लिखिएगा ये 2 टाइप का होता है, एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है, ठीक है, एक रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है तो आइए हम लोग समझते हैं। दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। पृथ्वी जब ये अपने अक्ष पर घूमता है तो उसी को तो घूर्णन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का घूर्णन गति या दैनिक गति, तो याद रखिएगा ये लगभग 24 घंटे। वहीं अगर जाइएगा डीप में तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। आगे चल के बताऊँगा इसके बारे में क्या पॉइंट, ठीक। तो ये तो बोल रहा है कि अपने अक्ष पर घूमेगा तो, लेकिन अगर बोल देगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तो उसको बोलते हैं परिक्रमण करना। कैसे याद रहेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, ठीक है, जैसे दशहरा भी अभी ख़त्म हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं मंदिर का परिक्रमण करते हैं, यानी कि मंदिर को घूमते हैं। तो उसी तरह ये जब सूर्य के चारों ओर घुमाएगा तो उसको परिक्रमण कहते हैं, और जब अपने ही पैर पे घूम जाएगा आठ, तो याद रखिएगा उसको घूर्णन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी के परिक्रमण गति या वार्षिक गति, तो याद रखिएगा क्या हो जाता है, तो 365 दिन हो जाएगा, ठीक है, 365 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दैनिक है मतलब 24 घंटा, और वार्षिक बोलेगा तो 365 याद रखिएगा, ठीक। आई होप यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दिया गया कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, तो दोस्तों पृथ्वी का अक्ष क्या है, तो ये काल्पनिक रेखा समझिए, जिसके सहारे पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, उसी को तो बोलते हैं ना अक्ष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे यही तो अक्ष है ना, यही अक्ष होता है, तो उस समय थोड़ा ये रहता है, झुकाव रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया गया है, तो यहाँ से बढ़िया से हम लोग समझेंगे, ठीक। झुकाव का जो मैं बोला हूँ तो पूछ लेता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि वो समतल जो कक्ष है
के द्वारा, ठीक है, वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कहलाता है क्या? तकक्षीय समतल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का अक्ष है, उसके कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो याद रखिएगा 66.5 डिग्री पे दे दिया गया है। दोनों एक साथ समझ लेते हैं अच्छे से। दिए गए गोलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है? विभाजित करता है, तो उसको प्रतिदीप्तीय वृत्त बोलते हैं। नोट में दिया गया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको देखिएगा। दिया गया कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष को घूर्णन करती है? तो याद रखिएगा, ये जो थे भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है, इसको हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया? दिया गया है कि जिससे ग्रह जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाता है? तो उसका कक्ष कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो किस टाइप के होता है? ये दीर्घवृत्ताकार पथ में वो चक्कर लगाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 366 होते हैं। तो ऐसे सामान्य 365 होता है, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, तो वहीं यहाँ पे क्या हो जाता है? 28 से 29 हो जाता है। इसे सामान्य 28 होता है, लेकिन 29 हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि लीप वर्ष से कितने वर्ष के पश्चात आता है? तो दोस्तों 4 वर्ष के पश्चात आता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया गया कि नोट में कि शताब्दी वर्ष और जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए उसको लीप वर्ष बोलते हैं, सिंपल वे में, ठीक है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं? 4 से डिवाइड कीजिए, अगर पूरा ये कट जाता है तो समझ जाना है कि लीप वर्ष है। अब देखिएगा यहाँ से एक और पॉइंट दे दिया गया, लिखा हुआ कि सामान्य है, एक वर्ष में कितने ऋतु होते हैं? तो याद रखिएगा 4 गो, सर्दी, गर्मी, बसंत और ऋतु, ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि ऋतु में परिवर्तन के कारण क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी जो होता है क्या करता है कि अपने अक्ष पर झुका होने के कारण और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ये चेंज होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध, अर्थात ये जो बात कर रहा है कि जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है से कर्क तक है, सिर्फ उसका बात कर रहा है। सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है तो कब पड़ती है? तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन और दक्षिणी ध्रुव पर देखिएगा तो 6 महीने का रात होता है, तो ये कब होता है? तो दोस्तों याद रखना है 21 मार्च से 23 से सितंबर तक, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा और छोटा रात देखिएगा तो 21 जून को। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रीष्म अयनांत या फिर कर्क संक्रांति उत्तरी अयनांत के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा यही 21 जून को ही बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है तो 21 जून को ही पड़ता है, तो 21 जून से ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये हो गया कि जो 0 डिग्री हो गया, अब उससे नीचे आइए, यानी कि मकर रेखा के बीच में अगर देखिएगा तो उस समय था 23 मार्च से 21 मार्च से 23 मार्च, और वहीं अब देखिएगा 23 से याद रखिएगा सितंबर से 21 मार्च वहीं होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है? थोड़ा इंटरचेंज कर लेता है। और ये देखिएगा 6 महीना दिन और रात वाला पॉइंट, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा ये है जो था 21 मार्च से 23 सितंबर, अब आपको बोलना है 23 सितंबर से 21 मार्च, दूसरा कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक। उसी तरह लंबा दिन और छोटा रात की बात करेगा तो 21 मार्च ऊपर 21 जून था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 22 दिसंबर। उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शीत अयनांत या मकर संक्रांति और ये दक्षिणी अयनांत की बात कर दिया जाए तो 22 दिसंबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो भी पॉइंट है इसको हम लोग कर लेते हैं। दिया गया कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो कब चमकता है? तो ये आपको बता देना है 22 दिसंबर को। लेकिन क्वेश्चन बार बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है तो ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि 22 दिसंबर के आसपास। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विषुवत पर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, कब पड़ती है? तो ये जो पड़ती 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। अब देखिए एक नोट में पॉइंट दिया गया है, यही इसका खेल है। दिया गया है कि इस दिन मतलब ये जो पड़ता है दिन और रात क्या होता है? इक्वल होता है, तो याद रखिएगा।
अब देखिएगा यहाँ दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव कहा जाता है तो 21 मार्च को, लेकिन वहीं बोला जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव बोला जाता है तो ये सितंबर को बोला जाता है। ठीक है, कब बोला जाता है? 23 सितंबर को बोला जाता है। नोट में देखिएगा बसंत ऋतु में दिन बड़े होते हैं, जबकि शरद ऋतु में देखिएगा रातें बड़ी होती है। ठीक है, बसंत ऋतु में क्या होता है? जब दिन बड़ा होता है, और शरद ऋतु में देखिएगा तो रातें छोटी बड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु ये कब होता है? तो 21 मार्च को होता है। कब होता है? 21 मार्च को। क्या होता है? फिर से सुनिए कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। लेकिन अगर बोल देगा कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा 23 से सितंबर को हो जाएगा। ठीक, 4 इसमें देखेंगे। और अध्याय 4 में क्या दिया गया है, अच्छा तरीका से यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है। दिया गया है कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब। और ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप होता है या प्रतिरूप होता है। दिया गया है कि जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, सिंपल एक भाग को अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या उपयोगी होगा? तो जब एक भाग को आप देखना चाहते हैं तो सिंपल बात है, मानचित्र में आप देख सकते हैं जो 2D होता है। 3D अगर बोला जाएगा तो ग्लोब हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र कहलाता है, तो उसी को तो मानचित्र बोलते हैं ना। दिया गया है यहाँ पे नोट में दिया गया है, अच्छा तरीका से यहाँ पे देख लीजिएगा। नोट में मैं लिख दिया हूँ कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र को बनाना आसान है तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जा सकते हैं। सिंपल बात है, जैसे मानचित्र बनाना होगा तो सिंपल स्केचिंग कीजिए और मानचित्र बना दीजिए। और मानचित्र को कहीं लेकर जाना होगा तो आराम से मोड़ कर पॉकेट में रखिए या फिर अपने बैग में रखिए, लेकर चले जाइए। लेकिन वही ग्लोब रहेगा तो दिक्कत होगा लेकर जाने में। ठीक, उसी तरह दिया गया है कि जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो कहलाता है, तो सिंपल बात है, एक एटलस का बुक कहला जाएगा। फिर दिया गया है कि मानचित्रों के कुछ प्रमुख प्रकार होता है, तो क्या होता है? तो अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे सिंपल में 2 प्रकार होता है, लेकिन 6 क्लास के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक होता है। ठीक है, उसी तरह दिया गया है, यहाँ से हम लोग को देख लेना है। दिया गया कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति है, जैसे हम लोग बोलते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदी को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है कि विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं? तो इसको तो सिंपल बात है, राजनीतिक बोलते हैं, जिसको पॉलिटिकल आपको ये मानचित्र बोलते हैं, मैप बोलते हैं। लेकिन इसको इम्पोर्टेंट समझना है और रखना अपने माइंड में कि कुछ विशेष जानकारी में क्या हो सकता है? सड़क मानचित्र, वारसा, वन और उद्योग का मानचित्र जो हो जाएगा वो किस मैप में होता है? तो याद रखिएगा थीमेटिक हो जाता है। उसके बाद दिया गया कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, नहीं, कितने घटक होते हैं मानचित्र के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, क्या होता है? दूरी, दिशा और प्रतीक याद रखना है। ठीक, यहाँ से दिया गया है कि स्थल की बड़ी दूरी को कागज पर एक छोटी दूरी के रूप में व्यक्त करने के उद्देश्य से लिया जाता है, या फिर उद्देश्य से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तो दूरी जो लिया जाता है ना एक कागज के टुकड़ा पे, उसको पैमाना बोलते हैं। एक पॉइंट और देखिए, लिखा हुआ है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, तो ये पैमाना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों के बीच के जो अनुपात होता है उसको पैमाना बोलते हैं। नोट में दिया गया कि पैमाने के आधार पर हम मानचित्र पर दिए गए किन्हीं भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। दिया गया है, क्या पॉइंट बोल रहा है कि पैमाने के आधार पर हम मानचित्र पर दिए गए किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। सिंपल बात है, जैसे पैमाने पर दिया गया है 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, कहीं न कहीं उसको दिया गया हुआ कि एक पॉइंट आप चलिएगा तो 1 पॉइंट के मतलब 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर होता है, तो उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे दिया गया है, किसी बड़े क्षेत्र वाले भाग को कागज़ पर दिखाना होगा तो छोटे पैमाने पर जैसे 5 सीएम दिखा देगा, 5 सीएम का मतलब 5 किलोमीटर हुआ, ऐसे। उसी तरह दिया गया है कि किसी छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बड़े पैमाने को जैसे 5 सीएम को
5 मीटर, सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दिया गया है कि मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ बना तीर का निशान दर्शाता है। तो ये जो निशान दर्शाता है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को। उसी तरह दिया गया है कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, और ये जो आपका दाहिने हाथ है, ठीक है, ये राइट वाला पूर्व, और ये जो होता है लेफ्ट वाला उसको पश्चिम बोलते हैं। बढ़िया से इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। तो 4 वो होता है, 4 मुख्य दिशा होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को। लिखा हुआ है कि 4 मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त अन्य 4 दिशा होता है। तो सिंपल बात है ना, होता है। किस तरह से? तो देखिए, ये जो पूर्व और पश्चिम है तो दोनों के बीच भी होता है। यानी कि जैसे आप खींच रहे हैं, एक लाइनिंग खींच रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये एक लाइनिंग हो गया, ठीक है, ये लाइनिंग हो गया, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। लेकिन जैसे ही ये वाला खींचिएगा और ऐसे खींचिएगा तो इसके बीच में 4 वो और बनता है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक। उसके बाद क्या बनता है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व करके बन जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक यंत्र जिसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है, तो दिक् सूचक आपका सूचक यंत्र होता है। दिक् सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण को इंडिकेट करता है। दिया गया कि मानचित्र पर भूभाग के विशेषताओं को दर्शाने के लिए कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? रूढ़ि चिन्ह कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रूढ़ि चिन्ह बोला जाता है। मानचित्र में नदी, नाले, समुद्र आदि जलाशयों को जो दर्शाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, तो ये जितने भी पानी से रिलेटेड तो नीले रंग से दर्शाया जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, कुछ तो पानी से संबंधित था तो नीला रंग। उसी तरह पठार यहाँ पे दिया गया है, अब पर्वत, तो पर्वत बोला जाएगा तो गोरे रंग से, लेकिन पठार बोला जाएगा पीले रंग से। उसी तरह मैदान बोला जाएगा तो हरे रंग से हो जाएगा। मानचित्र के विशेषता क्या होता है? तो ये निश्चित पैमाने पर बनाया जाता है और बड़े क्षेत्र को दर्शाता है, और इनको बनाने में काफ़ी समय लगता है। याद रखना है, मानचित्र से विशेषता से पूछ लेगा ना, मानचित्र से विशेषता से क्वेश्चन, तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक, उसी तरह रेखा चित्र के बारे में अगर पूछा जाए तो रेखा चित्र के बारे में क्या बता सकते हैं? तो देखिए 3 पॉइंट मैं लिख दिया हूँ। ये पैमाने पर नहीं बनाया जाता है, ये पहले दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कोई भी पैमाने, पैमाने का मतलब क्या हुआ? 1 सीएम, 2 सीएम, 4 सीएम। रेखा चित्र के मतलब होता है सिंपल खींच देना। लिखा हुआ है ये छोटे क्षेत्र को दर्शाता है और ये कम समय में बनाया जा सकता है। सिंपल बात है, कम समय में बनाया जा सकता है। खाका का मतलब क्या होता है? तो ये पैमाने पर भी हो सकता है और बिना पैमाने के भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब सिंपल किस तरह से खींच दिए, तो ये भी हो सकता है ये खाका में बना दिया, लेकिन ये 5 सीएम, ये भी 5 सीएम, ये 2 सीएम, ये 2 सीएम। या फिर अगर किसी को समझाना होगा तो ऐसे खींच कर हम समझा देंगे, तो बिना पैमाना के भी समझा देंगे। लेकिन दिया गया है ये अत्यधिक छोटे क्षेत्र और भवन को दर्शाता है और इसको कम समय में बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे हम लोग खत्म किए हैं अध्याय 4 और अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 5 में देखिएगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, दिया गया कि पृथ्वी का ठोस भाग जो भूपर्वतिक चट्टानों तथा पृथ्वी के पतली परत से बना होता है, जिसमें जीवाश्म के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। उसी तरह दिया गया कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जल मंडल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? जल मंडल। नोट में दिया गया है जल मंडल में जल के सभी अवस्थाएं, जल का क्या क्या अवस्था हो सकता है? बर्फ हो सकता है, जल होता है, जल वाष्प यानी कि जो भाप बन के गैस बन के ऊपर जाता है, ये सब शामिल होता है। सिंपल बात है। दिया गया है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की परत से घिरी हुई है, तो जिसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। सिंपल बात है, वायुमंडल में ही सारे गैस होते हैं। उसी तरह दिया गया स्थल जल एवं वायु के बीच में एक सीमित भाग जहाँ पर जीवन मौजूद है कहलाता है, तो ये जीवमंडल कहलाता है। उसी तरह दिया गया है कि पृथ्वी की सतह को मूलतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, एक स्थल मंडल, एक जल मंडल। जल मंडल को ही बोलते हैं महासागर बोलते हैं। नोट में दिया गया है कि स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसी तरह बड़े जलाशय जो होते हैं उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। सिंपल, यहाँ पे नोट में दिया गया है कि स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। उसी तरह याद रखिएगा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि किसी स्थलीय भूभाग की ऊंचाई को मापा जाता है
तो ये समुद्र तल से मापा जाता है। फिर नोट में दिया गया है कि समुद्री जल का तल सभी जगह क्या होता है, तो एक समान होता है। क्या होता है, तो एक समान होता है। दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या होता है, तो ये माउंट एवरेस्ट होता है, ऊंचाई 8848 होता है। उसी तरह अगर पूछ दिया जाए कि सबसे गहरा भाग विश्व के, तो मरियाना गर्त कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में। गहराई कितना है, तो 11,022 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे तो एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से। उसी तरह बोला जाए कि तेंजिंग नार्वे शेरपा, ये भारत से। 29 मई 1953 को याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अगर महिला पूछ दिया जाए फीमेल, तो ये हो जाएगा जापान के जुंको दो को, याद रखिएगा। ये 16 मई 1975 को। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय महिला पूछा जाए, तो बिछेंद्री पाल 23 मई, ये 1984, याद रखिएगा। तो ये पूरे पॉइंट हम लोग देख लिए। अब सिंपल देखेंगे महाद्वीप के बारे में, यानी कि याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक, महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब क्या होता है, तो एक बार आप बता देना, ठीक है। जैसे अब देखिएगा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो याद रखना है 7 गो है। ठीक है, कितने हैं, 7 गो। नोट में दिया गया है 7 के नाम, याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उसके बाद नासा, याद रखिएगा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, 7 का नाम एक बार फिर से बोल लीजिए। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नासा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट दिया गया है कि किस गोलार्ध में फसल का बड़ा भाग पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये उत्तरी गोलार्ध में। उसी तरह दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। सिंपल बात है, तो उसको याद रखना है। यहाँ दिया गया है कि पूर्ण रूप से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप क्या होता है, तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, तो ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन उसी तरह अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पूर्ण रूप से, यहाँ बढ़िया से पकड़िएगा कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, पूर्ण रूप से अगर पूछ दिया जाए कि दक्षिण पूर्व गोलार्ध में, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिगर लगा दूंगा, आप लोग को देख लेना है। दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये एशिया, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है, तो 1/3 में। समझ में आ गया होगा, 1/3 में ये खुद फैला हुआ है, सिर्फ एशिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो ये यूराल अलग करता है। ठीक है, कौन करता है, यूराल करता है। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त रूप को यूरेशिया बोलते हैं, तो याद रखिएगा। अभी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एशिया महाद्वीप से होकर गुजरने वाली, ठीक है, प्रमुख अक्षांश वृत्त कौन सा हो जाएगा, यानी कि अक्षांश रेखा, इसे याद रखिएगा। कहाँ से, तो एशिया से। तो एक तो हो जाता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री और 0 डिग्री, यानी कि मात्र 2 ही रेखा जो है ये गुजरता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि यूरोप महाद्वीप से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश वृत्त, तो ये यूरोप, यूरोप बोला है, तो यूरोप से आर्कटिक वृत्त, याद रखिएगा, जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बता दिया हूँ मैं पर इसके पहले वाले क्लास में। ठीक है, उसी तरह दिया गया है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तो ये अफ्रीका हो जाएगा। और एकमात्र महाद्वीप जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत, तीनों का तीनों गुजरता है, तो आप उसको बोल सकते हैं अफ्रीका। लेकिन उसके बाद क्या दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, तो इसी को बोला जाता है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, तो ये नील नदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नील नदी, जो कि अफ्रीका से। दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, तीसरा तीसरा अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, याद रखिएगा। तीसरा बोलेगा तो उत्तरी अमेरिका, पहला और दूसरा कमेंट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पनामा जल संधि के द्वारा। अगर पूछ दिया जाए कि विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन हो जाता है, तो इंडीज पर्वत श्रृंखला की दक्षिण अमेरिका, याद रखिएगा। कहाँ पे है, तो दक्षिणी साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ दिया गया है कि अफवाह की
दृष्टि से विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो अमेजन नदी हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अमेजन नदी। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सिंपल बात है। और चारों तरफ से महासागरों से घिरे होने के कारण ये द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ से स्थित, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया जाए कि किस महाद्वीप पर अस्थायी मानव निवास नहीं करते हैं, तो अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखिएगा, क्यों? वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है, इसीलिए अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन और बार बार पूछ लिया जाता है। दिया गया है यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित भारत के शोध संस्थान, तो याद रखिएगा मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री। अब आपको कमेंट करके बताना है ये कब ओपन किया गया था। ठीक है, अब तो हम लोग देख लिए आइलैंड के बारे में, अब हम लोग देखेंगे जलमंडल के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के कितने परसेंट भाग जो जल पाया जाता है कहाँ पे? ये पृथ्वी पर 71। पृथ्वी के कितने परसेंट भाग जो स्थल पाया जाता है? तो 29। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना है। जिन उस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना परसेंट भाग महासागरों से में पाया जाता है, तो ये 97 लवणीय जल। ठीक है, महासागरों का जल खारा होने के कारण उपयोग में नहीं आ सकता है, सिंपल बात है। जब खारा रहेगा तो ये महासागर, इसमें जो होता है लवणीय होता है, नमकीन होता है, तो पीने योग्य पानी नहीं है। यानी कि सिंपल बात बोल रहा है कि 100 में 3% ही ठीक ठाक पानी होता है, और 3% में क्या क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। 97% बिना काम के है। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर अलवणीय जल यानी कि पानी पीने योग्य जल 3% होते हैं, लगभग 2.7। तो इसमें क्या क्या उसमें ही बट गया है। एक नदी के, ताल के, हिमनद सोते यानी कि ग्लेशियर के, भूमिगत जल, ये सब इसमें बट जाता है, तो यानी कि ना के बराबर है अगर बोला जाए तो। यहाँ पे एक नोट में मैं पॉइंट लिखा हूँ, इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। दिया गया कि अलवणीय जल की कम मात्रा के कारण ही नीले ग्रह में रहने के बावजूद पानी की कमी का सिंपल बात है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि नीला ग्रह हमको बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है, पानी इतना ज़्यादा है कि इसको नीला ग्रह बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पानी पीने के लिए, मतलब पीने योग्य पानी के लिए तरस जाते हैं। ये चीज़ लाइन बोला गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग महासागर के बारे में देखेंगे। ठीक, महासागर के बारे में अगर देखा जाए तो लिखा हो कि जलमंडल का मुख्य भाग महासागर कहलाता है। उसी तरह नोट में यहाँ से दे दिया गया है, अच्छा तरीका से सुनिएगा। दिया गया कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। दिया गया है क्या सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं? तो एकदम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सभी द्वीप जो होता है, महाद्वीप है जो आपस से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद दिया गया है कि महासागरीय जल की 3 प्रमुख है, कौन-कौन से गति होता है? तो याद रखिएगा तरंग होता है, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा होता है। उसी तरह पृथ्वी के कितने महासागर होते हैं? तो याद रखिएगा 5 वो होते हैं। देन उसके बाद दिया गया है कि ये अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा लोग, अवरोही का मतलब क्या होता है? वैसे मैं बता देता हूँ, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है? अब देखिए प्रशांत महासागर, देन उसके बाद याद रखिएगा अटलांटिक, उसके बाद हिंद, उसके बाद दक्षिणी, ठीक है, उसके बाद आर्कटिक याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल बात है। सबसे बड़ा पूछेगा तो देखिए और वही यानी घटते, सबसे बड़ा था प्रशांत, प्रशांत, सिंपल बात है। अगर इसका आकार पूछा जाए तो वृत्ताकार होता है। उसी तरह दिया गया कि प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग में फैला हुआ था? 1/3 में ये कल्ले फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। दिया गया है कि पृथ्वी के गहरा भाग, तो पढ़े थे लोग उधर मरियाना करते जो कि प्रशांत महासागर में है, कितना इसका कितने मीटर का? तो याद रखिएगा क्या होता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। 11,000 कुछ 22 में बताया हूँ कि कितने बताया हूँ, एक बार आपको बता देना है। दिया गया कि प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित महाद्वीप कौन कौन सा है? तो एकदम याद रखना है कि प्रशांत यानी कि एशिया है, नीचे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, इधर देखिएगा उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। समझ लीजिए ये प्रशांत हो गया, समझ लिए, तो ये एशिया हो जाएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, ऐसे करके समझ लेना है। ठीक है, और भी पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीक़ा से। दिया गया कि विश्व का दूसरा, पहला तो हम लोग प्रशांत देख लिए, दूसरा का बात करेगा तो अटलांटिक याद रखिएगा। उसी तरह दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा के इस आकार के
जो होता है कौन सा महासागर होता है, तो यही होता है अटलांटिक होता है, ठीक है, एस आकार के, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है कि अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित महाद्वीप कौन सा है, तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है, कौन सा होगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के पूर्वी अगर बोलेगा, ये तो पश्चिमी हो गया, पूर्वी का मतलब आपके दाहिने साइड, तो याद रखिएगा यूरोप और अफ्रीका कौन होता है, तो यूरोप और अफ्रीका होता है। देन उसके बाद दिया गया है कि अनियमित और कंतुरित तटरेखा के कारण प्राकृतिक पोताश्रय के लिए आदर्श है स्थिति कौन सा महासागर में है, तो अटलांटिक, मतलब कह रहा है ना ज़्यादा कटा छटा है, ठीक है, तो ज़्यादा कटा छटा है तो आसानी से वहाँ पे पोत के लिए बंदरगाह बना दिया जाता है और आता है जाता है वहाँ से पूरे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। दिया गया है कि व्यापार की दृष्टि से तो यही जब यहाँ पे पोताश्रय वगैरह बना दिया जाता है, यानी कि आदर्श है, तो क्यों नहीं सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदरगाह है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। उसी तरह दिया गया एक है मात्र महासागर जिनका नाम किसी देश पे है, तो याद रखिएगा ये हिंद महासागर हिंदुस्तान पे है। दिया गया कि हिंद महासागर आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। उसी तरह दिया गया कि हिंद महासागर के चारों तरफ स्थित थे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों तरफ से मतलब घेरने वाला महासागर, एकदम भी इसको लिख लीजिएगा, जो अंटार्कटिक महाद्वीप जो होता है आइलैंड है, ठीक है, कंटिनेंट है, उसको चारों तरफ से घेरने वाला, तो ये दक्षिणी महासागर है, याद रखिएगा कौन सा, तो दक्षिणी महासागर है वो, ये उसको घेरा और आता है। अब नोट में यहाँ दिया गया है कि बहुत अच्छा पॉइंट, इसको सुनिएगा। दिया गया है कि यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। एकदम इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। दिया गया है यह इसके बारे में बात कर रहा है कि यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसको एकदम इम्पोर्टेंट समझ के आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। एक दो और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। दिया गया है कि उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव को देखिएगा तो ये आर्कटिक है, उसी तरह आर्कटिक ये फैला हुआ है। अगर पूछ दिया जाए कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे से जुड़ा है, बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि के द्वारा। जब मैं वर्ल्ड मैप कराऊंगा तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट को बताऊंगा, उस समय जरूरत पड़ेगा, ठीक। उसी तरह याद रखिएगा ये आर्कटिक है महासागर से घिरा हुआ है, क्या याद रखिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका से उत्तरी तट और यूरेशिया से, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आर्कटिक महासागर जो है ये घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट व यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल देखेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैस से ही भरा हुआ है। तो वायुमंडल में कौन कौन से परत होता है, सारे पॉइंट यहाँ पे बात करने वाले हैं। दिया गया कि वायुमंडल हमारे लिए, ठीक है, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो सिंपल बात है ना, किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद पॉइंट दिया गया है कि यह सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सिंपल बात है, जो किरण ऊपर से आता है, अगर वायुमंडल नहीं रहता तो एकदम बॉडी जो होता है ये जल जाता है, तो उसको रोकता है। और सांस लेते हैं तो बिना वायुमंडल के तो पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यही वायुमंडल ताप व अन्य आधारों पर अगर देखा जाए तो कितने परत में बांटा गया है, तो याद रखिएगा ये 5 परत में बांटा गया है। तो कौन कौन, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर से बोलिए एक बार, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक। उसके बाद हम लोग अच्छा तरीका से यहाँ से देख लिया जाए। दिया गया है कि वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना है, तो वायुमंडल जो होता है ये देखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा करके मुख्यतः बोला है। लिखा हुआ है कि आयतन के अनुसार वायुमंडल में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का परसेंटेज भाग 99 है। किस तरह से 99 है आपको बताना है, तो वैसे मैं बता देता हूँ 99 कैसे है। तो ये देखिएगा नाइट्रोजन है जो 78% है, ठीक है, और ऑक्सीजन 21% है, दोनों के काउंट कीजिएगा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03%, आर्गन देखिएगा 0.93% है, ठीक है। इसी तरह दिया गया है कि मनुष्य व अन्य
प्राणियों के लिए प्राणदायी गैस कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन। सिंपल बात है, जब तक हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है प्राण थोड़ा ही ना रहेगा, गंवा देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर दिया जाए कि पृथ्वी के वृद्धि के लिए अति आवश्यक है कौन सा गैस? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट, पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी पर आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो यही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला है कि पार्थिव जो विकिरण को अवशोषित कर लेता है ये, ठीक है, खींचकर अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर आवश्यक जो तापमान बनाए रखने के लिए ये सहायक होता है, सहायक गैस है वायुमंडल। अगर ये नहीं रहता तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता कि हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये होता कि ग्लेशियर गर्म होकर पूरा पिघल जाता, पिघलता, फिर बारिश पिघलता सॉरी, तो पूरा पानी पानी हो जाता, उसके बाद पूरे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए पर उसमें हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो ये सब मिल के, एक ही फैक्टर नहीं होता है, ये सब मिल के इसको क्या करता है? सही करता है। ठीक है, फिर दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व, तो ये याद रखिएगा कि ये समुद्र तल पर है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडलीय घनत्व क्या होता है? घटता है। एकदम सही बात है ना, घट जाता है। जितने ऊपर हम लोग जाएंगे तो वायुमंडल का जो डेंसिटी होता है वो घट जाता है। सिंपल बात है, नहीं मिलता है। इसके ऊपर बोला जाता है कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो जल्दी से नहीं क्या होता है, वो नहीं बन पाता है, या फिर पिन वगैरह होता है तो फिर वो रिफिल क्या होता है, बाहर की ओर आ जाता है, तो नहीं मिल पाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्वतरोही, अब सुनिए, पर्वतरोही अधिक ऊंचाई पर घनत्व में कमी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में कठिनाई। देखिएगा, जब भी कोई पर्वत पठार पर जाएगा, ऊपर जाएगा तो सिलेंडर लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब तो घट जाता है, वायुमंडल नहीं होता है, ना का बराबर है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। ठीक है, दिया गया है कि वायु बहती है, तो ये कभी भी बहती है, मैं पहले भी बताया हाँ, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है, दिया गया एक गतिशील वायु कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशील का मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाना। तो वहीं जब हवा चलने लगता है तब बोलते हैं कि हवा चल रहा है, तो उसी को तो भैया पवन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, बढ़िया से सुनिएगा, दिया गया कि जैव मंडल और जीव मंडल, तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है? दिया गया कि स्थल, जल और वायु के बीच के एक सीमित भाग जहाँ पर जीवन मौजूद होता है, यानी कि ये तीनों जहाँ मिलता है उसी को जैव मंडल बोलते हैं, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। लिखा हुआ कि जीव मंडल को विभक्त किया जा सकता है दो भागों में, एक जंतु एक पादप। फिर दिया गया है कि पृथ्वी के तीनों परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। सही बात है, रियल बात है, जिसे कहा जाता है, तो इसी को बोला जाता है कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ठीक, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कंप्लीट होता है 6th क्लास के टोटल ज्योग्राफी। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा कि 7th क्लास के चाहिए या फिर कोई और सब्जेक्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि लाइक शेयर और प्यार, ढेर सारा प्यार दीजिएगा।